हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आइए आज हम लोग समाजवाद को पढ़ेंगे। समाजवाद यानी सोशलिज्म जानेंगे। ये समाजवाद का किस प्रकार से क्वेश्चंस आता है, क्या क्या इसमें एलिमेंट्स है और कितने प्रकार का क्वेश्चंस बन सकता है। तो समाजवाद के सबसे पहले जो है हम एक एक सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, ताकि क्वेश्चन में अगर किसी प्रकार का भी क्वेश्चन आ जाए तो हमें लिखने में कोई परेशानी ना हो। ठीक है, सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट है समाजवाद का, उसे हम जानते हैं कि समाजवाद जो है आधुनिक राजनीतिक युग में यानी वर्तमान समय में दोनों ही विपरीत विचारधाराओं, कौन सा विपरीत विचारधारा, एक मार्क्सवाद और दूसरा कल्याणकारी उदारवाद, दोनों के विपरीत विचारधारा का प्रमुख उद्देश्य रहा है। समाजवाद जो मार्क्सवाद है और जो कल्याणकारी का जो मुख्य उद्देश्य रहा है, इसका जो है विपरीत उद्देश्य है। समाजवाद जो कि पश्चात यानी वेस्टर्न जो थिंकर्स है, उसमें 19वीं और 20वीं सदी में विकसित हुआ है। कब हुआ है? 19वीं और 20वीं सदी में पाश्चात्य दर्शन में जो है, या पाश्चात्य चिंतक यानी थिंकर्स जितने भी हुए हैं उनमें विकसित हुआ है, जो सामान्यतः पूंजीवाद के विपरीत विचारधारा माना जाता है। ये जो समाजवाद है, ये जो पूंजीवादी व्यवस्था जो वेस्टर्न में था, उसके विपरीत विचारधारा माना जाता है। उसके बाद समाजवादी विचारधारा समस्त विश्व में तेजी से लोकप्रिय होने लगी। पूरे विश्व में जो है ये फैल गया। समाजवाद का अर्थ क्या है? शोषण से रहित समता मूलक समाज और राज्य की स्थापना करना है, यानी सरकार की स्थापना करना है। ठीक है, और पूंजीवाद में क्या होता है? पूंजीवाद में जो है गवर्नमेंट लेस, वहाँ का जो सिस्टम होता है वो गवर्नमेंट लेस होता है, यानी कि जितना कम से कम हो सके सरकार का नियंत्रण हो। भारत सहित अनेक लोकतांत्रिक देशों ने समाजवादी तथ्यों को संवैधानिक मान्यता प्रदान किया है। ठीक है, अब आगे हम जानते हैं कि समाजवाद की अवधारणा का विकास कैसे हुआ है। ठीक है, किस प्रकार से ये समाजवादी जो कॉन्सेप्ट आया, फिर इस कॉन्सेप्ट में धीरे धीरे विकास कैसे हुआ। सबसे पहले तो प्राचीन काल के यूनान में, ठीक है, यूनान के स्टोइक दर्शन ने आर्थिक समानता और सामाजिक न्याय का सिद्धांत दिया। मध्यकाल में थॉमस मूर की प्रसिद्ध कृति यूटोपिया, जो कि 1516 में आया, जो कि एक आदर्श समाजवादी राज्य की परिकल्पना प्रस्तुत यानी हाइपोथेसिस। 17वीं शताब्दी में बेकन ने अपनी पुस्तक न्यू अटलांटिक में समाजवादी विचारों का उल्लेख किया, लेकिन समाजवाद की प्रगति की दिशा में फ्रांस की राज्य क्रांति जो हुआ 1789 में, वो मील का पत्थर साबित हुआ। जब क्रांति के ध्येय वाक्य में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व शामिल था, तो इसी दौर में फ्रांस के बेबियफ ने समाजवादी सिद्धांतों की भी वकालत की। बेबियफ के विचारों को बाद में ब्लैंकी ने प्रसारित किया, ज़्यादा इसे प्रचार प्रसार किया, और फिर 19वीं शताब्दी में संत साइमन, चार्ल्स फूरियर, रॉबर्ट ओवन जैसे विचारकों ने पूंजीवाद के दोषों को मानवीय सचेतना के आधार पर दूर कर सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण की बात कही। फ्रूदो ने अपनी पुस्तक व्हाट इज प्रॉपर्टी में निजी संपत्ति को चोरी की संज्ञा दी। कौन? फ्रूदो ने। उन्होंने कहा व्हाट इज संपत्ति, व्हाट इज प्रॉपर्टी यानी संपत्ति क्या है, यानी जो निजी संपत्ति है वो चोरी है। राज्य को समाप्त करने की बात कहकर बेकुनीन तथा अन्य अराजकतावादियों ने
एक नई समाजवादी परंपरा की शुरुआत की। इसके बाद समाजवाद की अनेक धाराएं जैसे कि फेबियनवाद, श्रेणी समाजवाद, श्रमिक संघवाद इत्यादि विकसित हुए। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, G.D. Echol, जॉर्ज सोरेल जैसे विचारकों ने समाजवाद की उक्त धारणाओं के सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया। तो इसी प्रकार से जो है समाजवादी अवधारणा का धीरे धीरे जो है विकास होता है। फिर जो है साम्यवादी घोषणा पत्र की भांति समाजवाद का कोई एक विचारक या कोई एक ग्रंथ स्रोत के रूप में जो है नहीं है। जैसे कि साम्यवादी घोषणा पत्र में है, उस प्रकार से समाजवाद में कोई न विचारक और न कोई ग्रंथ जो है इसका स्रोत रूप में है। विलियम इबनस्टीन के शब्दों में इंग्लैंड में अधिकांश वे प्रभावशाली समाजवादी विचारक रहे हैं जिन्हें राजनीतिक दलों या शासन में कोई महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त नहीं थी, लेकिन उनका जो प्रभाव पड़ा वो मुख्य रूप से उनकी जो मोरल पावर था उनके लेखन की शैली के ही कारण था। जिन विचारकों ने समाजवाद की जिन विचारकों ने जो विचारक समाजवाद की सामान्य व्याख्या की है उसमें कौन कौन आता है? आर एस्टोनी, रैमजे मैकडोनाल्ड, सिडनी बैट्रिस, बेफ, हेराल्ड लास्की, क्लेमेंट एटली, डार्विन, अमेरिका में नॉर्मन थॉमस और भारत में पंडित जवाहरलाल नेहरू, राम मनोहर लोहिया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का नाम प्रमुख रूप से आता है। ठीक है, ये प्रमुख रूप से वेस्टर्न के भी और फिर अपने देश के भी जो समाजवादी हुए हैं उसका नाम यहाँ पे दर्ज है। अब आइए हम ये जानते हैं कि समाजवाद का अर्थ क्या है, मीनिंग ऑफ सोशलिज्म। समाजवाद एक आर्थिक सामाजिक दर्शन है। समाजवादी व्यवस्था में जो धन है या संपत्ति का स्वामित्व व वितरण समाज के नियंत्रण के अधीन रहते हैं। समाजवाद प्रजातांत्रिक मार्ग को अपनाते हुए समता मूलक समाज की स्थापना पर ज़्यादा बल देता है। ठीक है, राजनीतिक क्षेत्रों में इसकी आस्था मानवीय स्वतंत्रता पर आधारित उदारवादी दर्शन है, लेकिन राज्य के कार्य क्षेत्र के संदर्भ में यह लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना पर बल देता है। ये जो है समाजवाद का अर्थ हुआ। क्या हुआ अर्थ? ये क्या चीज़ है? समाजवाद आर्थिक एवं सामाजिक दर्शन है। समाजवादी व्यवस्था में धन और संपत्ति का स्वामित्व और वितरण समाज के नियंत्रण के अधीन रखा जाना चाहिए, ऐसा माना जाता है। समाजवाद जो है प्रजातांत्रिक मार्ग को अपनाते हुए समता मूलक समाज की स्थापना पर बल देता है। ठीक है, अब हम डिफिनेशन करेंगे सोशलिज्म का। क्या है डिफिनेशन? बर्नार्ड शॉ ने कहा है कि समाजवाद का अभिप्राय संपत्ति के सभी आधारभूत साधनों पर नियंत्रण से है। जो बेसिक प्रॉपर्टी है, जो लोगों की आवश्यकता वाली प्रॉपर्टी है, उस पर जो है समाजवाद में जो है राज्य या सरकार का नियंत्रण से है। यह नियंत्रण समाजवाद के किसी एक वर्ग द्वारा ना होकर स्वयं समाज के द्वारा ही होना चाहिए और धीरे धीरे व्यवस्थित ढंग से स्थापित किया जाएगा। ठीक, आगे कहा है कि समाजवाद जो है राजनीतिक और आर्थिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण तथा जन सहमति के तरीकों से न कि बल द्वारा स्थापित की जाने वाली न्यायपूर्ण व्यवस्था ही लोकतांत्रिक समाजवाद है। ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। इन्होंने जो है आर्थिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण करने के लिए कहा, यानी डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि जो शक्ति है, जो आर्थिक पावर है, वो आर्थिक पावर वितरणात्मक होना चाहिए। वो आर्थिक पावर राज्य को देना चाहिए, राज्य लोकल गवर्नमेंट को देना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से वितरण होना चाहिए, केंद्रीयकरण नहीं होना चाहिए कि सारी शक्ति जो है केंद्र में ही सीमित हो। समाजवाद ने साम्यवाद के आर्थिक लक्ष्य जो कि उसके उत्पादन के साधनों पर समाज के स्वामित्व, बड़े पैमाने पर उत्पादन तथा योजनाबद्ध आर्थिक विकास,
तथा पूंजीवाद के सामान्य लक्ष्यों, पूंजीवाद का जो सामान्य लक्ष्य क्या है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता है, लोकतंत्र है और मानव को अधिकार मिलना चाहिए, ये है लक्ष्य को अपना लिया है। कौन अपना लिया है? समाजवाद। प्रजातांत्रिक समाजवाद का लक्ष्य दोनों में सामंजस्य स्थापित करना है। ये किसने कहा है? राम मनोहर लोहिया ने कहा है। ठीक है। न्यायमूर्ति गजेंद्र गडकर ने कहा है कि प्रजातांत्रिक समाजवाद लोक कल्याणकारी राज्य के सिद्धांतों को व्यवहार में लाने की व्यवस्था है। ठीक है। यही रहा जो डिफिनेशन है, यानी जो परिभाषा है, कौन विद्वानों ने किसकी परिभाषा दी है, किस प्रकार से परिभाषित किया है, वो हमने कहा। अब जो है हम जो मेन एलिमेंट्स है सोशलिज्म का, उसे हम पढ़ेंगे। मेन एलिमेंट में हम सबसे पहले टॉपिक या फिर जितने भी पॉइंट्स है, इसका जो एलिमेंट पॉइंट्स के रूप में है, उसे हम जान लेंगे। फिर अगर हम इस जो टॉपिक का जो वर्ड है, अगर हम इस वर्ड को अच्छे तरीक़ा से अगर समझ जाते हैं तो हम इसका डिफाइन हम खुद से जो है अपने तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि पहला है, पूंजीवाद और साम्यवाद दोनों ही अतिवादी है। अतिवादी मीन्स अति सर्वत्र वर्जित, यानी अति अगर कुछ भी है तो वो गलत है। जैसे पूंजीवादी, अगर पूंजीवादी में क्या है कि कुछ ही लोगों के हाथ में सारी संपत्ति होता है और ज़्यादातर लोग जो है वहाँ पे प्रॉपर्टी लेस होता है, और फिर क्या होता है, वो पूंजीपति वर्ग के शोषण का शिकार भी हो जाता है। साम्यवादी में है, साम्यवादी में कहा गया है कि जिसके भी पास में प्रॉपर्टी है वो सबको बराबर रूप में वितरण कर दे। ये पूरी तरह से संभव नहीं है। ठीक है। इन दोनों में सामंजस्य होना चाहिए। किस प्रकार से? अगर पूंजीपति है, पूंजीपति लोग है, तो पूंजीपति लोगों को भी उदार होना चाहिए, और जो श्रमिक वर्ग है या लेबर है या फिर फार्मर्स है, उन लोगों में भी कुछ लिबरल होना चाहिए, उन लोगों को भी, और दोनों में सामंजस्य बैठा के चलना चाहिए। इसीलिए जो प्रमुख एलिमेंट है उसमें पहला है पूंजीवाद और साम्यवाद दोनों ही अतिवादी है। ठीक है। वही है, जितना कि पूंजीवाद से उसका विरोध है, प्रजातांत्रिक समाजवाद साम्यवाद का विरोध जो है इसलिए करता है कि साम्यवाद धर्म नैतिकता के विरोध पर टिका हुआ है और वर्ग संघर्ष और हिंसक क्रांति की धारणा में विश्वास करता है। ठीक है। दूसरा जो पॉइंट्स है, जनतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास, यानी डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है उसमें फैथ होना चाहिए। समाजवाद का एक प्रमुख लक्षण यह भी बताया गया है कि वह सर्वसत्तावाद के सभी रूपों का घोर विरोधी है, क्योंकि सर्वसत्तावाद में मानवीय व्यक्तित्व, उसकी स्वतंत्रता और गरिमा को कोई महत्व प्राप्त नहीं होता है। इसलिए सर्वाधिकारवाद के विपरीत यह समाजवाद का पूर्ण उपासक है, और उसके द्वारा जो समाजवाद का जो मार्ग है वो प्रजातांत्रिक के जो है पूरक के रूप में जो है उसे अपनाया जाता है। ठीक। इसे और जो है अच्छे तरीक़ा से पढ़ लेंगे, लिख लेंगे। तीसरा जो पॉइंट्स है, मेन एलिमेंट या कैरेक्टरिस्टिक कहिए या इसका पर्पस कहिए, वो है मान्यता में विश्वास। पूंजीवाद और साम्यवाद दोनों विचारधाराओं के अंतर्गत मानव को एक आर्थिक प्राणी माना गया है। दोनों, ठीक है, पूंजीवादी और जो साम्यवादी लोग हैं, दोनों जो है, दोनों विचारधारा के लोग जितने भी है वो मानव को आर्थिक प्राणी मानता है, लेकिन जो समाजवाद है वो मानव को एक नैतिक प्राणी भी मानता है। कहता है कि मानव में मोरलिटी भी है, सिर्फ वो मशीन नहीं है, उसमें जीव है, उसमें अच्छा खराब सोचने की शक्ति है। ठीक है। पूंजीवाद इस गलत धारणा पर आधारित है कि व्यक्ति केवल लाभ या दंड के भय से ही क्रियाशील होता है, यानी वो काम करता है। साम्यवादी मानता है कि हिंसा, भय और आतंक जैसे अमानवीय तत्वों के आधार पर ही कोई कार्य किया जा सकता है, जो कि ये जो है पूरी तरह से जो है हम सही नहीं मानते हैं। ठीक। आगे है आध्यात्मिक
व नैतिक मूल्यों का समर्थक। समाजवाद का विचार है कि समस्त सामाजिक व्यवस्था धर्म और नैतिकता पर टिकी हुई है और यदि इस आधार को मिटाने का प्रयत्न किया गया तो समस्त व्यवस्था क्या होगा, ढह जाएगा। ठीक है, आगे है इसे जो है इसे और जो है समझ लेंगे, पढ़ लेंगे। अगला जो पॉइंट्स है वो है वर्ग संघर्ष के स्थान पर वर्ग सहयोग पर बल। जैसा कि हमने ऊपर के पॉइंट्स में ही बताया, जैसे कि कहा गया है कि पूंजीवादी और साम्यवादी दोनों अतिवादी है। ठीक है, तो बीच का रास्ता जो है वो समाजवादी है। समाजवादी क्या करता है, वर्ग संघर्ष के स्थान पर वर्ग सहयोग पर बल देता है। ये वर्ग संघर्ष जो है मार्क्स का जो है ये सिद्धांत है। ठीक है, समाजवादी दर्शन में पूंजीपतियों और श्रमिकों की विद्यमानता को स्वीकार करते हुए भी वर्ग संघर्ष को नहीं मानता है। वर्ग संघर्ष की भावना दूषित और हिंसात्मक वातावरण को जन्म देती है और औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने के बजाय गतिरोध का कारण बनती है। समाजवाद के अनुसार पूंजीवाद और जो मजदूर वर्ग है, मजदूर वर्ग के हितों में एकता स्थापित किया जाता है। दोनों में, किसमें, पूंजीवादी और जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, हमने ऊपर में ही कहा कि दोनों में सामंजस्य बैठा के चलना चाहिए। यहाँ भी कहा गया है कि दोनों में जो है एकता स्थापित होना चाहिए और समाजवाद का जो मूल मंत्र है वो वर्ग संघर्ष की अपेक्षा सामंजस्य और सहयोग पर आधारित है। ठीक है, तो इसे हम जाने। अगला जो पॉइंट्स है वो है आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता का पक्षधर। जो समाजवादी के लोग हैं, साम्यवादी वाला क्या करता है कि आर्थिक स्वतंत्रता को ही व्यक्तियों के लिए आवश्यक मानता है। उनके अनुसार काम का अधिकार है, उचित पारिश्रमिक और अवकाश का अधिकार ही व्यक्तियों के लिए सब कुछ है। दूसरी बार पूंजीवादी नागरिकों की राजनीतिक स्वतंत्रता पर बल देता है। जो पूंजीवादी प्रवृत्ति विचारधारा के जो लोग हैं वो नागरिकों की राजनीतिक स्वतंत्रता पर बल देता है, लेकिन यहाँ आर्थिक स्वतंत्रता के महत्व को स्वीकार नहीं किया जाता है। ठीक, दोनों में जो है अंतर है, साम्यवादी और पूंजीवादी। लेकिन जो समाजवादी व्यवस्था के लोग हैं या समाजवादी विचारधारा के जो व्यक्ति है, तो इसका विचार, भाषण, संगठन और सम्मेलन आदि की राजनीतिक स्वतंत्रताएं आवश्यक माना गया है। ठीक है, अगला पॉइंट्स है उत्पादन और वितरण पर जनतांत्रिक नियंत्रण। जो उत्पादन होता है और जो उसका जो वितरण होना चाहिए वो जनता के आधार पर होना चाहिए, जनता की आवश्यकता पर होना चाहिए और जनता के जो जनतांत्रिक जो कंट्रोल है उसके आधार पर होना चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट है संपादन का लक्ष्य समाजीकरण। यहाँ पे गलत हो गया है, उत्पादन होगा। ठीक है, उत्पादन का जो लक्ष्य है वो समाजीकरण है। समाजवाद के द्वारा प्रारंभ में हर क्षेत्र में राष्ट्रीयकरण पर अधिक बल दिया गया था, लेकिन शीघ्र ही यह अनुभव किया गया कि राष्ट्रीयकरण आर्थिक क्षेत्र के सभी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाता है। तो संशोधित व्यवस्था में क्या किया कि समाजवाद द्वारा राष्ट्रीयकरण के स्थान पर समाजीकरण पर बल दिया गया। राष्ट्रीयकरण का तात्पर्य उद्योगों पर सार्वजनिक स्वामित्व से, यानी सरकार का स्वामित्व होगा, लेकिन समाजीकरण में क्या होगा, समाज, पूरे समाज का जो है उसका आधिपत्य होगा। आगे है संपत्ति के असीमित संग्रह के विरुद्ध। जो समाजवाद का जो ये एलिमेंट है वो जितने भी संपत्ति है और जो असीमित जो संग्रह करता है उसके विरोध में ये खड़ा होते हैं। ठीक है, आगे है कि श्रेष्ठ मानव जीवन का लक्ष्य। ठीक, समाजवाद राज्य को एक बुराई या शोषण का एक यंत्र न मानकर उसे सामाजिक सद्गुणों को विकसित करने वाली संस्था मानता है और इस बात का भी प्रतिपादन करता है कि राज्य का जो कार्य क्षेत्र है वो अधिक से अधिक व्यापक होना चाहिए, किसी एक व्यक्ति में जो है सीमित नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब जो है यहीं तक जो है जो इसकी विशेषता है
इसे जो है आप विशेषता पढ़ सकते हैं, ठीक। इसे विशेषता भी पढ़ सकते हैं, उद्देश्य भी पढ़ सकते हैं, या तत्व भी कह सकते हैं, ठीक है, तत्व भी कह सकते हैं। मेन जो तत्व है वो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक जो है हम लोग इतना पढ़ेंगे, इतना लिखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।